देखो आज से आप लोग का है मिडिवल हिस्ट्री शुरू। मिडिवल हिस्ट्री में अब जिसका भी छूट गया है अपना वीडियो देखकर कवर करेंगे। ठीक, मिडिवल हिस्ट्री का आप लोग नोट्स जो है अलग से बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है बहुत ही लिमिट है। ठीक, कम टाइम में आप लोग का ये खत्म हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि आप लोग इनको प्रॉपर तरीके से सीखने का, जिससे कि आप लोग के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत ना आए। अगर मिडिवल में कोई दिक्कत आया तो मॉडर्न आप समझ नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग को हर्षवर्धन लास्ट पढ़ाया था। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो वीडियो में जाकर देख लेंगे। ठीक, उनको वहाँ मिल जाएगा। हर्षवर्धन के बाद हम देखते हैं कि हिंदू जो शासक था उनका अंत होना शुरू हो जाता है, और इसके बाद विदेशी आक्रमण जो होते हैं वो आने शुरू होते हैं। दो तरीके के आक्रमण होते हैं, एक आपका अरब आक्रमण और एक आपका तुर्क आक्रमण। दो अटैक होते हैं, एक आपका अरब का और एक आपका टर्की का। अरब जो आक्रमण था, जो आपका ये अफगानिस्तान का जो एरिया पड़ता है, जो आपका अरब देश जो थे आपके इराक ईरान जो आपके एरिया है वो सबका अरब देश है, वहाँ से अटैक हुए थे। और टर्की जो था आपका, जितने भी आपका कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान जो देखते हो ना आपका, ये सब क्या आपका टर्की देश है। ठीक, तो वहाँ से आक्रमण हुए। तो प्रमुख दो आक्रमण हुए, एक आपका अरब और एक आपका टर्की। इन दोनों का आपको पढ़ना है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो है पहला जो आक्रमण था वो अरब का आक्रमण था। कब? 712 में। ठीक, तो विदेशी आक्रमण की बात करते हैं। क्या है भाई? एडी। हाँ हाँ, तो विदेशी आक्रमण में आवाज नहीं। विदेशी आक्रमण में आप देखो दो पढ़ना है आपको। क्या है भाई? मार कर को क्या हो गया है? वो कह रहे हैं आज तो हम मॉडर्न पढ़ के ही रहेंगे। समझो, एक आपका अरब आक्रमण। अबे मॉडर्न पढ़ना, मॉडर्न। हाँ, मेरा मार्कर लाओ। इसका नाम हो गया भैया वीडियो, मेरा वीडियो भी बन गया। ठीक, दो आक्रमण थे। पहले हम देखते हैं अरब आक्रमण। ठीक है, अरब आक्रमण में आपका पहला होगा मोहम्मद कासिम, जिसे मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी अटैक हुए थे, लेकिन इतना उनका जिक्र नहीं है। 712 में इसका पहला आक्रमण था सिंध पर। ठीक, इन्होंने सबसे पहला आक्रमण किया सिंध पर। कब? 712 में। 712 का आक्रमण इसका इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। ठीक, लेकिन फिर भी ये अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। फिर दोबारा ये आक्रमण करता है आपका 713 में पंजाब प्रांत में, पंजाब एरिया में ये दोबारा आक्रमण करता है, और बेसिकली ये जो है इस्लाम धर्म को फैलाने का प्रयास करता है। ठीक, इनके आने का मेन जो कारण था इस्लाम धर्म को फैलाना। ये आया कहां से था? अरब से आया था। ठीक, इनके बारे में उतना आपसे नहीं पूछा डिटेल से कि इसके पिताजी का नाम क्या था, ये किस कबीले से थे, ये किस मुखिया के बेटे था, ठीक, क्यों आया था, कहाँ कहाँ गया था, इतना मैं नहीं पूछता। बस ये पूछता है इसमें कि ये कब आक्रमण किया था। 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण। ठीक, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में कब हुआ था? 712 में। कहाँ हुआ था? सिंध पर आक्रमण हुआ था। ठीक, इसने एक काम किया था, और क्या काम किया था? तो इन्होंने जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता है, एक टैक्स होता है। ठीक, जजिया कर। जो जजिया टैक्स होता है ये मुसलमान को छोड़ करके गैर मुस्लिम जो धर्म के लोग होते हैं उन पर लगाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा सीए आया था, सीए कानून बना था ना, ये भी क्या था? मुस्लिम पर थोड़ी था, ये गैर मुस्लिम जो लोग थे जो बाहर से आके बसे थे उनके ऊपर लगाया गया कानून था ये। तो इस प्रकार से सीए अलग है और जजिया टैक्स अलग है। जजिया टैक्स धर्म पर लगाया गया टैक्स था। जैसे कि गैर मुस्लिम में क्या आएगा? हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक,
मुसलमानों को छोड़ के जितने भी धर्म थे आपके उनके ऊपर जजिया कर लगाया गया। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई। तो छूट किन किन को मिला गया वो देखो। पहला छूट मिला बच्चों को इनसे छूट दिया गया। ठीक, दूसरा महिला, तीसरे स्थान पर विकलांग, चौथे ब्राह्मण, पांचवा आपका बुजुर्ग। ठीक, ये जो 5 तरह के लोग थे इन्हें बिल्कुल से जजिया कर से छूट दिया गया। अर्थात अगर देखा जाए तो बच्चे कमाते नहीं है, उस टाइम महिलाएं भी कमाती नहीं थी, विकलांग कमाने की क्षमता होती नहीं उनके अंदर, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते, उनका आमदनी का सोर्स पूजा पाठ करना था तो कमाई होती नहीं थी, और बुजुर्ग लोग तो कमाते नहीं है। ठीक, टोटली मेनली रूप से लगभग 40% लोगों से टैक्स वसूला जाता था। ठीक, क्योंकि महिलाओं की संख्या समाज में अधिक होती है, विकलांग भी हो गया, बुजुर्ग भी हो गया, ब्राह्मण भी हो गया, बच्चे भी हो गए। ठीक, तो बेसिकली रूप से जजिया कर इन लोगों से नहीं लिया जाता था। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जजिया कर पहले शुरू किया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, मोहम्मद कासिम ने। और इसके बाद ब्राह्मणों के ऊपर भी टैक्स लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो आपको पता होगा, दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाऊंगा उसमें शासक था FST, GST नहीं, FST। GST भी है, गयासुद्दीन तुगलक है, लेकिन ये आपका FST है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी टैक्स लगवा दिया। फिर आया इसके बाद मुगल काल में एक शासक अकबर। अकबर ने जजिया टैक्स को खत्म कर दिया। फिर अकबर का बेटा का जो पोता होता है, ठीक, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, वो आता है, वो लगाया था इस पे, औरंगजेब। ठीक, ये क्या कहता है? जजिया कर दोबारा लगा देता है। फिर जाकर के मेनली रूप से वास्तविक रूप से खत्म करने वाला शासक था जजिया कर, वो था रंगीला बादशाह। ठीक, रंगीला बादशाह शासक था एक। उसने क्या किया? जजिया कर को बिल्कुल रूप से खत्म कर दिया। ठीक, ये संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह का नाम दिया गया। इसका नाम जो है, इसका नाम बताता हूं आपको, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला इसका नाम था, जिसने जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तो आपके अरब आक्रमण में आपको इतना ही पढ़ना है, मोहम्मद बिन कासिम से, कि इसने सबसे पहले ईसाई धर्म को फैलाने का प्रयास किया। सबसे पहले इसने क्या किया? जजिया कर को लगाया। ठीक, तो ईसाई ने इस्लाम धर्म, ठीक, सॉरी, तो इस्लाम धर्म को फैलाने वाला पहला शासक कासिम, और जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, इसके बाद हम आते हैं टर्की पे। समझिए, टर्की अर्थात जो आपके तुर्कमेनिस्तान है ना, जितने भी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इसके बाद जितने भी ईरान देश है, इसके अलावा और भी अलग अलग देश है, टर्की रुकी है, उन देशों के जितने भी लोग आए यहाँ पे उसे हम टर्की लोग कहते हैं। ठीक, टर्की में मेनली रूप से हम पहले पढ़ेंगे गजनी के शासक को। ठीक, गजनी एक देश है। ठीक, गजनी एक देश है। जो पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपका 986 करीब। ठीक, गजनी के पिता का नाम था सुबुतगीन। ठीक, सुबुतगीन जो था, सुबुतगीन ने 986 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, टर्की आक्रमण था। फिर इसका आक्रमण इतना फेमस नहीं होता है। इसका बेटा आता है महमूद गजनवी। ठीक, इसका बेटा होता है महमूद गजनवी। हाँ, एक गजनवी है, गजनी से आने वाला शासक गजनवी। महमूद गजनवी एक ऐसा शासक जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक, 17 बार में हम डेट कर देखें तो 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने आक्रमण ही करता रहा। 27 तक 17 बार आक्रमण किया इसने। कितने बार?
17 बार आक्रमण करने वाला शासक था कौन? मोहम्मद महमूद गजनवी। मोहम्मद नहीं, महमूद गजनवी। ठीक, कहां का था? टर्की का था। महमूद गजनवी ने जो सबसे खतरनाक जो आक्रमण किया वो किया 1025 ईस्वी में, 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर जो आपका गुजरात का एरिया देखते हो आप, वहां पड़ता है। इन सबको लूट लिया था यहां से, और लूटने के बाद क्या लिया? सोना, अपार धन दौलत लेकर के जब वो जा रहा था तो हरियाणा के अंदर में जो जाट थे उन्होंने इनको घेर लिया। लेकिन गजनवी ने कहा कि हम इस बार इससे उलझेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा धन संपत्ति है, अगर उलझ गए तो जो भी लूटा हुआ माल है वो हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसने इग्नोर करके उनको छोटे मोटे बात कह करके वहां से रफ्फू चक्कर हो गया और कहा मैं दोबारा आऊंगा। और दोबारा आया कब? 1027 में। और इसने क्या किया? जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, अंतिम आक्रमण, और जाटों को छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। हाँ ठीक, काफी इंपॉर्टेंट आक्रमण हुआ इसका। तो इनमें एक ही आक्रमण का, दो आक्रमण था, एक 1025 का और एक आपका 1027 का। 1025 और 1027 का आक्रमण। ठीक, खतरनाक आक्रमण था आपका सोमनाथ का मंदिर। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर है, उस पर अटैक किया था किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी बहुत ही अच्छे विचार का भी था, उसने अपने साथ बहुत इतिहासकार लाया था। ठीक, जिनमें फेमस इतिहासकार दो थे, एक आपका उत्बी, एक आपका फिरदौसी, और एक आपका अल-बिरूनी। अल-बिरूनी सबसे फेमस शासक था। अल-बिरूनी का जन्म 970 ईसा पूर्व में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था। ठीक, ख्वारिज्म में क्या हुआ था कि गजनवी जो था, महमूद गजनवी, उसने क्या किया? ख्वारिज्म पर अटैक किया। अल-बिरूनी एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसे भारत के बारे में जानने की काफी इच्छा थी। ठीक, जब 11-12 बार भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी, तो उससे पहले आक्रमण किया था ख्वारिज्म पर, तो उसने क्या किया? अपने साथ जब वहां से ख्वारिज्म पर अटैक करने के बाद अल-बिरूनी को उठा कहां ले आया? गजनी, और गजनी से फिर कहां ले गया? भारत। और भारत में रह करके अल-बिरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी। इसके पुस्तक के बारे में कई बार एग्जाम पूछते हैं। इसके पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके लेखक, किसने लिखा था? किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी। अल-बरूनी कहां का था ये? गौर गजनी के जो शासक था उसके साथ आया था। रहने वाला कहां था? ख्वारिज्म का, उज्बेकिस्तान, जो आपका आज जो ताशकंद जो एरिया पड़ता है उज्बेकिस्तान, वहां का रहने वाला था ये अल-बरूनी। ठीक है, तो 3 आपके यात्री आए थे महमूद गजनवी के टाइम में, एक आपका उत्बी, एक आपका फिरदौसी, और एक आपका अल-बरूनी। एक आपका अल-बरूनी, एक आपका फिरदौसी, और एक आपका उत्बी। ये 3 आपके यात्री आए थे, अर्थात इतिहासकार आए थे, जिन्होंने गजनवी के साथ रह करके भारत के बारे में पुस्तक लिखी और भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी दिया। ठीक जी, आपका महमूद गजनवी था। इसके बाद अगला आक्रमण होता है गौर, अर्थात गौरी का। मोहम्मद गौरी डस्टर नहीं है। मोहम्मद गौरी के बारे में आपने सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा भी होगा। मोहम्मद गौरी के 3 तरह की लड़ाई थे। 3 महत्वपूर्ण लड़ाई में से उसका जो 2 लड़ाई था बहुत काफी अच्छा रहा लड़ाई। ठीक, जिनमें हम देखते हैं कि भारतीय शासक को हराने के बाद यहां पे उसने अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन वो जब जा रहा था तो उसकी बेटी कारण जो है उसको यहां पे अपने साम्राज्य विस्तार करने का मौका मिला। कैसे? तो देखिए, क्योंकि इतने शासक आए, सब यहां से आए, लूटे और चले गए, लेकिन मोहम्मद गौरी का जो शासक था, मोहम्मद गौरी जो था, वो यहां पे टिक गया था। 1191 की बात है, जब
इससे पहले भी आया था गौरी, लेकिन इससे पहले इसको मार के भगा दिया। गुजरात याद में ना, इनको जो कोई बहुत सारे शासक थे गुजरात एरिया में, वहां से इनको हरा के भगा दिया वापस। ठीक, इससे पहले भी गौरी से और शासक आए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन सफल कब हुआ? तो 1191 में पहली लड़ाई हुई थी। कब? तराइन की फर्स्ट वॉर। ठीक, तराइन का बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय था। ये कई बार आपका प्रथम और द्वितीय अर्थात फर्स्ट और सेकंड के बीच कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना। ये पृथ्वीराज चौहान सेकंड थे, इनके बीच और किनके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है। ठीक, दूसरी बात, 1 साल के जस्ट बाद किसकी सहायता से? तो मालवा के शासक था जयचंद। जयचंद ने क्या किया? धोखा दे करके पृथ्वीराज चौहान के पीठ पीछे चढ़ा होकर के साथ किसका दिया? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया? तराइन के दूसरे युद्ध में हाँ क्या किया? जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके कहां ले गया? टर्की, तुर्क ले गया। इसके बाद जस्ट 2 साल के बाद एक युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध। कहते हैं जैसा बोगे वैसा पाओगे। ठीक, चंदावर का युद्ध क्या हुआ था? इसमें जयचंद ने जो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी का साथ दिया, उसका बदला जो लिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। किसको मार करके? जयचंद को मार करके। कहा कि तो अपने दोस्त का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? तो चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार होती है। और यहाँ पे पूरे क्षेत्र में होता क्या है कि बेसिकली रूप से हमने देखा कि राजस्थान एरिया में बहुत सारे हिंदू शासक थे। मारवाड़ का अलग हो गया, ठीक, जयपुर का अलग हो गया, ठीक, इस तरह से आपका बीकानेर का अलग शासक हो गया। तो छोटे छोटे एरिया में एक राजस्थान के अंदर 7 से 8 शासक बसे हुए थे। और इतना भी नहीं कि एक हो के रहे, सब आपस में ही लड़ रहे थे। आपस में सबको लगा कि मैं ही तुमसे ज्यादा होशियार हूं। ठीक, और हम मोहम्मद गौरी को दोषी नहीं मानेंगे कि मोहम्मद गौरी ने हमें हरा दिया, हमारे अपने में गद्दार था, इसलिए हमने इस युद्ध को हारे, इसलिए हमें विदेशियों ने अटैक किया, विदेशियों ने हमें बार बार मार गिराया। अगर उस टाइम पे राजस्थान एक हो जाता, मेवाड़ एक हो जाता और मालवा एक हो जाता, जयचंद धोखा नहीं देता, तो क्या मोहम्मद गौरी यहां पे टिक पाता? नहीं टिक पाता। उसे तो बुलाया गया, वो तो भाग गया था, उसे दोबारा बुलाया गया कि आओ हम तुम्हारे साथ देंगे। तो साथ का नतीजा क्या हुआ? चंदावर युद्ध में उसे ही पेल दिया, खत्म कर दिया, जा। लेकिन जब ये जीत लिया तो गौरी लगा कि अब यहां जाना चाहिए। लेकिन गौरी के जो एक गुलाम था, जो सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्यार हो गया उसकी बेटी से। किसकी बेटी से? मोहम्मद गौरी की बेटी से प्यार हो गया। तो भैया मोहम्मद गौरी गया मारने के लिए, तो उसकी बेटी ने कहा बाबूजी पता नहीं आपको कि इतिहास गवाह है कि अगर आपने अपने दामाद को मारा, पता चलेगा आपको मरना पड़े, इसलिए युद्ध ना करे, शादी करवा दे। राजपाट किसका है? हमारे तो है। कहा ठीक है कर ले शादी। शादी करवा दिया और पूरा एरिया उसको दे दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम को। ठीक, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था राज विस्तार करना शुरू होता है और यहां से शुरू होता है कौन सा वंश? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश भी देखते हैं। अब आता है यहां पे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत देखो हिंदी में थोड़ा देखें ना आप लोग। दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने वंशों ने राज किया वो याद कर लो। ठीक, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक, याद करने का तरीका है गुलाब खिले तो सांस लो। अब इसका जो वंश है, ये टोटली वंश है, जितने भी वंश इस पर राज किया दिल्ली सल्तनत पे, टोटल 5 डायनेस्टी ने उस पर राज किया, उसके बारे में। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश,
तो से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। लोधी वंश। कितने वंश हो गए? 5 हो गए। कौन कौन सा? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो। याद हो गया? याद हुआ? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब इन सबके शासक, ठीक, हाँ। अब इन सबके शासक के नाम में देखो, हाँ। ऐबक जल गया खीबों से, ऐबक जल गया खीबों से, ठीक। बहुत ही सिंपल इनके शासक के नाम है जिन्होंने पहले डायनेस्टी की स्थापना की थी। ऐसे गुलाम वंश का पहला संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का पहला संस्थापक फाउंडर कौन था? तुगलक डायनेस्टी का कौन था? सैयद का कौन था? लोधी कौन था? सबके नाम है। ऐबक जल गया खीबों से, ठीक। ऐबक जल गया खीबों से। ऐबक अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल गया अर्थात जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का शासक जलालुद्दीन खिलजी, अकबर नहीं, खिलजी। गया से गयासुद्दीन तुगलक, GST, गयासुद्दीन तुगलक, FST नहीं, इसके बाद आता है FST, ठीक। ये क्या कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, GST। खीबों से खिर्ज खां, खिर्ज खां एक ही शासक था। और सैयद वंश का जो शासक था वो था आपका, एक मिनट, खीबों से और था क्या? खिर्ज खां। और इसके बाद खिलजी वंश का, खिर्ज का नहीं, खिलजी वंश का था। ये क्या था? ये तो खिर्ज का था। खिर्ज खां था आपका सैयद वंश से, ठीक है। और एक आपका लिख लो लोधी वंश से आपका, ठीक, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। ये है ना कि वो से नहीं, से कुछ नहीं है, ठीक। खिर्ज खां और बहलोल लोधी, लोधी, बहलोल लोधी, खिर्ज खां। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का पहला शासक GST, गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा सैयद वंश का पहला शासक खिर्ज खां। और लोधी वंश का पहला शासक बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी का जो बेटा होता है वो होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है युद्ध 1526 में, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, ठीक। पानीपत के मैदान में एक भयंकर युद्ध होता है और इतिहास का एक ऐसा मंजर जिसमें दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक हुआ जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया वो कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी नहीं, इब्राहिम लोधी। बाबर से पानीपत का पहला वॉर, ठीक। अब हम पढ़ते था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इन सब में से दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में से एक शासक बहुत बढ़िया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में आपने पद्मावती देखा होगा। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजारिक नियंत्रण था
जो बाजारिक सिस्टम जो आजकल हम जीएसटी बिल पढ़ते हैं ना, वो उस टाइम लगाया था। उसने सभी चीजों का रेट फिक्स कर दिया कि गेहूं का रेट हर एक मार्केट में इतना ही होगा। और इसके अलावा उसने पता क्या किया, सिस्टम कर दिया, सिस्टम ये कर दिया कि अगर कोई भी दुकानदार गेहूं का रेट अगर 2 रुपए किलो पर केजी है, अगर किसी ने 3 रुपए बेच दिया तो फांसी की सजा होगी उसकी सीधे। और गुप्तचर रख दिया देखने के लिए कोई गल्ले का भाव बढ़ा नहीं रहा है, वो तो क्या उसको अंधा ही कर देता था चोरी करने वाले को। बहुत बढ़िया न्याय का, काफी अच्छा। उसे न्याय में तो बढ़िया था आपका क्या नाम था, जहांगीर था सबसे अच्छा न्याय करने वाला। जहांगीर का न्याय बहुत ही फेमस था। ठीक, तो जहांगीर का जो न्याय था लिखा गया था कि उसने एक घंटी बांध रखी थी अपने बेडरूम में। वो घंटी का तार इतना लंबा था, कोई भी किसी का बकरी चोरी हुआ तो घंटी बजा दो, हाँ भाई क्या हुआ, महाराज मेरी बकरी चोरी हो गई, जा भाई बकरी ढूंढ दे इसका। ठीक, वो था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला वंश का पहला शासक गुलाम वंश। इस वंश का नाम गुलाम इसलिए दिया गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामों का गुलाम था। क्योंकि गौरी भी गुलाम था और उसका गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गुलामों का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने सन 1204 में इसने क्या किया, राजगद्दी को संभाला। हाँ, और 1210 में लुढ़क गया। 1210 में लुढ़कने का मेन कारण था ये पोलो खेलने का शौकीन था इसे, तो घोड़े पर से गिर करके पत्थर में टकराया और मर गया वहीं पे। हाँ, इसने एक काम किया, 2.5 दिन का झोपड़ा चलाया, झोपड़ा बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। राजस्थान में है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा लाखों का दान करने वाला शासक कौन था, लखबख्शी कहते हैं इसे, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2 क्वेश्चन आप इसे याद कर लेना, एक आपका लाखों का दान करने वाला लखबख्शी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरा कुतुब मीनार की नींव रखने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बाद कुतुब मीनार को पूरा किसने किया, तो इसी का दामाद, इसी का गुलाम, नाम क्या था उसका, इल्तुतमिश। ठीक, वो मैं आपको अगले क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा, इल्तुतमिश लेकर के पूरा खत्म करा दूंगा सल्तनत काल। ठीक है, तो आज में कोई दिक्कत, पढ़ा दिया महमूद कासिम से लेकर के दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक तक। कोई दिक्कत नहीं ना, एक क्लास और चलेगी, दिल्ली सल्तनत खत्म, फिर आपका मुगल डायनेस्टी, 2 क्लास मुगल डायनेस्टी का वो भी खत्म, फिर आएंगे अंग्रेजों के ऊपर।